तभी अचानक से वो शख्स एकदम से चुप हो गया और धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ने लगा। मनोज का तो जैसे खून जम गया। मनोज घबराकर पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उसका पैर फिसला और तभी चारपाई पर बैठा वो शख्स झटके से खिड़की की तरफ मुड़ा। मनोज ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उस शख्स का चेहरा सड़ चुका था, जैसे कई दिनों पुरानी लाश अभी भी जिंदा हो। उसने एक भयानक और दिल दहला देने वाली चीख मारी। मनोज हवा में लहराता हुआ 10 मीटर दूर जा गिरा और रामलाल भी जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। अगले ही पल लैंटर्न की लौ बुझ गई। बरामदे का हल्का जलता बल्ब चटक कर टूट गया और गहरी डरावनी अंधेरी रात ने जैसे सब कुछ निकल लिया। मनोज बिस्तर पर निर्जीव पड़ा था। रामलाल उसके पास में बैठा हुआ था, घबराया हुआ। उसने मनोज को हिलाकर देखा। मनोज बाबू, क्या हो गया आपको? करिए मनोज बाबू, कुछ तो बोलिए साहब, कुछ तो बोलिए। पसीने से भीगे हाथों से रामलाल ने कांपते हुए मनोज की नब्ज टटोलने की कोशिश की। धड़कन थी मगर बहुत धीमी। डर के मारे उसका गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और मनोज की पत्नी रेखा को कॉल लगाया। हेलो मैम साहब, जल्दी आ जाइए। मनोज बाबू ठीक नहीं लग रहे हैं। वो बस छत की ओर देखे जा रहे हैं, कोई हरकत नहीं कर रहे। मैंने कई बार आवाज लगाई, हिलाया डुलाया। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। प्लीज कृपया करके जल्दी आ जाइए। मैम साहब, मैं रामलाल हूँ, रिवरडेल स्टेट से। मैम साहब आप जल्दी आ जाइए वरना बहुत देर हो जाएगी। जल्दी मैम साहब, जल्दी आ जाइए। कौन रामलाल? कौन बोल रहा है? और मनोज को क्या हो गया? मैम साहब, मैं रामलाल, बंगले का पुराना नौकर, रिवरडेल स्टेट, दार्जिलिंग। मनोज बाबू की हालत बहुत खराब है। मैम साहब प्लीज कृपया करके जल्दी बस आप आ जाइए। रामलाल, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, बस फ्लाइट का इंतजार कर रही हूँ। जी मैम साहब। रामलाल देखो, मनोज को कुछ खिलाना। पता नहीं उसने कुछ खाया पिया नहीं सुबह से। और पानी, हाँ पानी भी, बस ध्यान रखना उसका, कुछ हो ना जाए प्लीज रामलाल। रेखा का गला भर आया। उसने आंसुओं को रोकते हुए कहा, तुम बस बात करते रहना रामलाल, उसे अकेले मत छोड़ना, उसे अकेलेपन का एहसास मत होने देना। रेखा ने सिर झुकाकर आंखें बंद कर ली और कुछ पल चुप रहने के बाद वो फिर से बोली, रामलाल, अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत मुझे फोन करना। रेखा ने धीरे से फोन काट दिया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने फोन अपने बैग में रखा और दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अब माफ कीजिएगा, आप ठीक हैं? रेखा ने चौंक कर ऊपर देखा। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और खुद को संभालने की कोशिश की। हाँ मैं ठीक हूँ। देव ने धीरे से बोतल आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, पानी ले लीजिए, शायद थोड़ी राहत मिले, लीजिए। थैंक यू। देखिए, अगर बुरा न माने तो मैं पूछ सकता हूँ, मतलब सब ठीक तो है? मनोज, मेरे पति वो वहाँ अकेले हैं और वो ठीक नहीं लग रहे। रामलाल ने फोन पर कहा कि मनोज कुछ बोल ही नहीं रहे, जैसे जिंदा लाश हो। कल सुबह उन्होंने मुझसे बात की थी, बिल्कुल ठीक थे। फिर अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। वेल, ये रामलाल कौन है और आपके मनोज कहाँ हैं? रामलाल वहाँ का केयर टेकर है। दरअसल हमने हाल ही में एक पुराना बंगला खरीदा है, रिवरडेल एस्टेट नाम है, दार्जिलिंग में। मनोज वहाँ सब कुछ ठीक कराने गए थे। घर काफी पुराना है और अचानक रामलाल का फोन आया और उसने कहा कि मनोज
अजीब इत्तेफाक है, मैं भी दार्जिलिंग ही जा रहा हूँ। असल में मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ, वहाँ एक हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। ट्रेनिंग 2 दिन बाद शुरू होगी। अब देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देव ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, माफ कीजिएगा, पर जो आपने बताया, मतलब मनोज जी का अचानक इस तरह बिना किसी वजह के अजीब बर्ताव करना, मुझे ना ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा मतलब है कि वो पुराना बंगला, वहां मनोज जी का इस तरह से अचानक बदल जाना, और फिर वो रामलाल का घबराया हुआ फोन। लेकिन आप परेशान मत होइए, देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपके साथ वहां चल सकता हूं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट की अनाउंसमेंट गूंज उठी। रेखा और देव ने एक दूसरे की ओर देखा। फ्लाइट टू दार्जिलिंग इज रेडी टू टेक ऑफ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दार्जिलिंग जाने वाली उड़ान उड़ने के लिए तैयार है। रेखा और देव ने चुपचाप अपने कदम बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ा दिए। यहां कुछ तो है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रेखा ने अपनी नजर चारों ओर दौड़ाई। पुराने पेड़ों की टहनियां हवा में हल्के हल्के झूल रही थीं, मानो कोई अनजाना साया उन्हें छू कर गुजर गया हो। उसने घबराकर देव की ओर देखा। उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थीं, और अचानक बंगले से एक धीमी और कांपती हुई आवाज आई, कौन है वहां? रेखा और देव के कदम वहीं ठिठक गए। देव ने गौर से देखा, रामलाल हाथ में पुराना लालटेन लिए खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ और डरा हुआ लग रहा था। हाँ, कौन है वहां? रामलाल, मैं हूँ रेखा। अच्छा हुआ मेम साहब जो आप आ गई। मेम साहब, मनोज बाबू वो कुछ बोल नहीं रहे, कुछ खा पी नहीं रहे, बस चुपचाप छत को घूरते रहते हैं। और ये कौन है मेम साहब? रामलाल, मेरा नाम देव है, मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूं। रेखा जी ने मुझे सब कुछ बताया, मनोज की हालत और यहां जो कुछ भी हुआ, तो बस मैं उनकी मदद करने के लिए आया हूं। अच्छा मेम साहब, अंदर आइए, जल्दी से अंदर आइए। देव और रेखा ने एक दूसरे की ओर देखा और तेजी से रामलाल के पीछे बंगले के अंदर चले गए। कमरे में हल्की हल्की लालटेन की रोशनी फैली हुई थी। मनोज बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था, चेहरा उतरा हुआ, आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं थे। मनोज, उठो ना, देखो मैं आ गई हूँ। मनोज प्लीज कुछ तो बोलो। रेखा की आवाज में बेबसी झलक रही थी। उसने धीरे धीरे मनोज का चेहरा छूकर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन मनोज की आंखें खाली दीवार को घूर रही थीं। खुद को संभालिए रेखा जी, हम यहां मनोज को ठीक करने ही आए हैं, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देव की आंखें अब भी मनोज को गौर से देख रही थीं। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी होती गई थीं। रामलाल थोड़ी दूर पर खड़ा था, आंखें झुकी हुई, चेहरा उतरा हुआ। वो बार बार पसीना पोंछ रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ बोलने से कतरा रहा हो। रामलाल, तुम कुछ छुपा रहे हो, क्या बात है? रामलाल ने एक पल के लिए देव की ओर तो देखा, लेकिन फिर अचानक से उसकी नजर खिड़की की तरफ चली गई। घबराकर रामलाल ने अपनी नजरें तुरंत झुका लीं, लेकिन देव ने रामलाल की घबराहट को भांप लिया। धीरे धीरे देव खिड़की की ओर बढ़ा। खिड़की के बाहर अंधेरा फैला हुआ था। देव की नजर बंगले के पीछे बने पुराने आउटहाउस पर पड़ी। उसके सामने लटका हुआ पुराना बल्ब अचानक से तेजी से जलने बुझने लगा। उस तेज जलती बुझती रोशनी में आउटहाउस की धुंधली सी परछाई और डरावनी लग रही थी। देव की आंखें सिकुड़ गईं और होंठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। धीरे धीरे उसने खिड़की से नजर हटाई और मुड़कर रेखा की ओर देखा। रेखा जी, देखिए काफी रात हो गई है, सबको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैं यहीं मनोज के पास रुका हूं। रामलाल, मेम साहब के लिए कोई दूसरा कमरा तैयार करवा दो। नहीं देव, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
मैं यहीं रहूंगी, मनोज के पास। अब ठीक है, जैसा आप ठीक समझें रेखा जी। कमरे में हल्की हल्की लालटेन की रोशनी फैली हुई थी। मनोज अब भी बिस्तर पर निश्चल पड़ा हुआ था। देव पास में ही बैठा था। उसकी आंखें मनोज पर टिकी हुई थीं, लेकिन ध्यान कहीं और था। उसकी नजरें बार बार खिड़की की तरफ उड़ रही थीं कि तभी अचानक वही आवाज, फिर से वही खांसने और नाखून घिसटने की आवाजें आनी शुरू हो गई, उसी आउट हाउस की तरफ से। रेखा जो जमीन पर सो रही थी, करवट बदलते बदलते अचानक से उठ बैठी। उसकी आंखों में नींद के साथ डर भी था। देव, ये आवाजें। रेखा ने घबराकर देव की ओर देखा और देव की आंखों में वही गंभीरता थी। वो अब भी खिड़की की ओर देख रहा था। देव, ये आवाजें, ये कहां से आ रही है? मुझे डर लग रहा है देव। देव धीरे धीरे कुर्सी से उठा और खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। रेखा भी घबराई हुई उसके पीछे पीछे चल पड़ी। देव खिड़की के पास पहुंचा और बाहर की तरफ झांक कर देखा। रेखा ने भी झांकने की कोशिश की और जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। रामलाल तेज कदमों से आउट हाउस की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथों में एक पुरानी लालटेन थी। देव, रामलाल वहां क्या कर रहा है इतनी रात को? देव की आंखों में चिंता की एक परछाई उभरी। उसने एकदम से रेखा को चुप रहने का इशारा किया और उसकी आंखें फिर से आउट हाउस की तरफ जम गईं। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये रामलाल हमसे छुपा क्या रहा है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया ना, तो हो सकता है कि बहुत देर हो जाए। रेखा जी सुनिए, आप यहीं पर रुकिए मनोज जी के साथ। अगर कुछ होता है तो कम से कम आप मनोज जी के साथ तो रहेंगे। मैं आता हूं। देव धीरे कदमों से आउट हाउस की ओर बढ़ रहा था। आउट हाउस की खिड़की से हल्की हल्की पीली सी रोशनी बाहर झांक रही थी। देव ने अपने कदम और धीरे कर लिए। देव ने खिड़की तक पहुंचकर धीरे से भीतर झांका। उसने देखा रामलाल फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी हथेलियां जुड़ी हुई थीं, मानो वो किसी के सामने प्रार्थना कर रहा हो। रामलाल की आवाज धीमी थी, लेकिन उसके होठों की थरथराहट साफ दिख रही थी। लेकिन देव की नजरें जल्द ही रामलाल के सामने रखी पुरानी जंग लगी लोहे की खाट पर जा टिकी। खाट पर कोई बैठा हुआ था, पूरी तरह से काले कंबल में लिपटा हुआ एक व्यक्ति। ये कौन है? देव के माथे पर पसीना छलक आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मालिक अब आपको जाना चाहिए। अब मनोज बाबू आ गए हैं। वो भी एक डॉक्टर हैं। वो आपके मरीजों का ख्याल रख लेंगे। अब आप जाइए, बस आप चले जाइए। तभी चारपाई पर बैठे आदमी ने धीरे से अपना सर घुमाकर दूसरी तरफ देखा। वहां एक दरवाजा था जो बाहर से बंद था। नहीं रामलाल, ये मेरे मरीज हैं। एक डॉक्टर अपने मरीजों को कभी छोड़ नहीं सकता, कभी नहीं। मालिक, जो कुछ भी आपके बस में था वो तो आपने सब कुछ किया ना। आपने अपनी पूरी जिंदगी गांव वालों के भलाई के लिए लगा दी। लेकिन मालिक, ये लोग जिन्हें आपने यहाँ बंद कर रखा है, ये पहले से ही मर चुके हैं। आपको समझना होगा, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। आपने पूरी कोशिश की इनकी जान बचाने की, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है मालिक, अब आपको जाना होगा। बस अब आपको यहाँ से जाना होगा मालिक। बस एक हफ्ता ही तो हुआ है, मैंने इन्हें पानी देना बंद किया है। टीबी में अगर मरीज को कुछ भी पीने को ना दिया जाए तो गला सूखने से खांसी बंद हो जाती है। लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही नहीं किया रामलाल, धुआं भर कर देखा, हर तरफ धुआं, इतना धुआं कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। फिर जड़ी बूटियां दी, उपवास करवाया, हर तरीका आजमाया, पर कुछ भी काम नहीं आया, कुछ भी नहीं। अब बस ये आखिरी तरीका बचा है और ये जरूर काम करेगा। ये सब ठीक हो जाएंगे रामलाल।